क्या आप जानते हैं कभी कभी ऐसे क्राइम्स होते हैं जो सुलझ कर भी अनसुलझे प्रतीत होते हैं। सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ भी नजर नहीं आता। आखिर कोई समझदार होकर भी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि बस एक चीज के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। अपना घर, परिवार, कैरियर, भविष्य, समाज में इज्जत, सब कुछ यानी सब कुछ। मगर आखिर क्या थी वो चीज, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं अश्विनी बिद्रे केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आने वाले कलंबोली थाना क्षेत्र से। यहीं पर रोडपाली नामक एक एरिया पड़ता है। इसी जगह पर एक फ्लैट में अश्विनी बिद्रे नामक एक महिला रहा करती थी। ये महाराष्ट्र पुलिस में एक ऑफिसर थी। इनकी पोस्टिंग बेलापुर के कोंकण भवन में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यूनिट में थी। एक तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन में बतौर एपीआई यानी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थी। इनका मूल रूप से घर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के हाथकंगले तालुका के अलाते नामक गांव में था। इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पति राजू गोरे एक पॉलिटिशियन थे। ये 2010 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। अश्विनी और राजू की एक 9 साल की बेटी भी थी। ये बात है अप्रैल 2016 के दिनों की। कलंबोली एरिया में अश्विनी अकेले रहा करती थी। इनके पति और बेटी कोल्हापुर में थे। अब तारीख आती है 11 अप्रैल 2016 की। सुबह सुबह अश्विनी हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी के लिए फ्लैट से निकलती हैं। आज इन्होंने अपने सोसाइटी के वॉचमैन से कहा कि आज ये अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव जाएंगी, इसीलिए अगर दूध वाला आए तो बोल देना कि इनके हिस्से का दूध ना लेकर आए। इन्हें विपासना मेडिटेशन कैंप भी जाना है, तो हफ्ते 10 दिन लगी जाएंगे लौटने में। इतना कहकर अश्विनी अपने सोसाइटी से निकलकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। ये ऑफिस भी पहुंचती हैं, वहां नॉर्मली काम करती हैं। इसके बाद जब शाम को इनकी ड्यूटी पूरी हो गई तो ये ऑफिस से निकल गई। मगर ये अपने घर पर नहीं पहुंचती हैं। चूंकि इन्होंने पहले ही वॉचमैन को बोल दिया था कि ये गाँव चली जाएंगी, इसलिए इनके ना आने पर भी वॉचमैन को संदेह नहीं होता है। अश्विनी के घर वालों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए उनको भी कुछ अजीब नहीं लगा। 12 अप्रैल का दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। इसके बाद 13 और 14 अप्रैल के बीच अश्विनी ने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और परिवार के लोगों को टेक्स्ट मैसेज किया कि ये मेडिटेशन का कोर्स करने विपासना कैंप जा रही है। वैसे अश्विनी अपने माता पिता से मिलने के लिए जाने वाली थी, क्योंकि माँ की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। इन्हें डिमेंशिया नामक एक मानसिक बीमारी थी। लेकिन जब पिता के पास बेटी का मैसेज आ गया कि मेडिटेशन कैंप जा रही है, इसलिए वो भी निश्चिंत हो गए कि शायद कुछ दिनों के बाद बेटी घर आएगी। अश्विनी अक्सर ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जाती रहती थी मेडिटेशन कैंप में हिस्सा लेने के लिए। 14 अप्रैल को अश्विनी ने अपने सीनियर ऑफिसर को भी मैसेज किया कि विपासना कोर्स के लिए जा रही हैं। अब इसके बाद 15 अप्रैल से अश्विनी का किसी से बातचीत करना या कॉल पर या टेक्स्ट पर सब कुछ बंद हो गया। इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कभी कभी घर वाले कॉल करते तो फोन बंद बताता। वो सोचते कि बेटी किसी केस में फंसी होगी, बिजी होगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अश्विनी रहस्यमय तरीके से लापता हो चुकी थी। अब इसके गुमशुदगी का खुलासा तब होता है जब पुलिस कंट्रोल रूम से एक कॉल अश्विनी के पिताजी को जाता है। 10 मई 2016 को कंट्रोल रूम से एक ऑफिसर ने जय कुमार, जो कि अश्विनी के पिताजी थे, इनको कॉल किया और बताया कि कई हफ्तों से अश्विनी ड्यूटी पर नहीं आई है। ये सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 15 अप्रैल से उसका फोन भी स्विच ऑफ था। आखिर वो कहाँ चली गई, घर पर भी नहीं आई थी। अश्विनी के एक भाई थे आनंद बिद्रे, वो चेन्नई में जॉब करते थे। पिता ने बेटे को कॉल करके सब कुछ बताया कि तुम्हारी बहन ड्यूटी पर नहीं जा रही है। अब भाई ने सोचा कि चूंकि बहन एक पुलिस ऑफिसर है, हो सकता है कि किसी केस में काम कर रही हो, किसी सीक्रेट मिशन पर हो। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, उसको क्या होगा, थोड़े दिन इंतजार कर लेते हैं, वो आ जाएगी। अब मामला यहीं पर शांत हो जाता है। धीरे धीरे मई का महीना बीता, जून आया। अभी तक अश्विनी से कॉन्टेक्ट हुए, उससे बातचीत हुए लगभग 2 से ढाई महीने गुजर चुके थे। अश्विनी के ऑफिस से कॉल आने के बाद अब उसके लैंडलॉर्ड श्री गोविंद स्वामी का भी कॉल पिता जय कुमार को जाता है, कलंबोली में, जिसके यहाँ पर अश्विनी किराए पर रहती थी। लैंडलॉर्ड ने बताया कि अप्रैल से आपकी बेटी ने किराया नहीं दिया है, वो घर पर भी नहीं है, घर को लॉक करके पता नहीं कहाँ चली गई। अब पिताजी को थोड़ी टेंशन होती है। फिर से इन्होंने अपने बेटे को इसके बारे में बताया। भाई को भी थोड़ा अजीब लगने लगा। 2-2.5 महीनों से बहन लापता है। यहाँ पिता खुद कलंबोली जाकर पता नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर पर कोई और नहीं था। पत्नी बीमार रहती थी, उसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। लेकिन जब पिताजी की सहनशीलता खत्म हो गई तो इन्होंने जून के महीने में कलंबोली पुलिस में कॉल करके बेटी अश्विनी के गायब होने की तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। कहा कि ये खुद वहां पर नहीं आ सकते, इनकी पत्नी हॉस्पिटल में है, बीमार है, कृपया करके आप अश्विनी को ढूंढने में सहायता करें। जो कि यहाँ पर बात इनके डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला अफसर के गुमशुदगी की थी, तो पुलिस ने भी अपनी तरफ से छानबीन करनी शुरू कर दी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता है। जुलाई में जब अश्विनी के भाई आनंद बिद्रे बिजनेस ट्रिप पर महाराष्ट्र आते हैं और अपने माता पिता से मिलने के लिए गए, तब इन्हें बहन के गायब होने की गंभीरता का पता चलता है। इसके बाद ये 14 जुलाई 2016 को कलंबोली थाने में जाकर बहन के गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाते हैं।
अब जाकर पुलिस थोड़ी हरकत में आती है, जांच शुरू करती है। इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसको लीड कर रही थी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संगीता अल्फोंसो। ये काफी तेज तर्रार ऑफिसर थीं, इन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता था। एक और ऑफिसर थे मिस्टर पोपरे। इन लोगों ने अश्विनी के बारे में सब कुछ पता लगाना शुरू कर दिया। घर वालों से, डिपार्टमेंट के लोगों से, अश्विनी के साथ जो भी लोग काम करते थे उनसे, जहाँ पर ये रहती थी वहाँ के लैंडलॉर्ड से, वॉचमैन से, एक एक कर सबके बयान लिए जाने लगे। घर वालों, रिश्तेदारों और उनके कलीग्स के अनुसार 15 अप्रैल से अश्विनी का फोन स्विच ऑफ था। वहीं कुछ लोगों से पता चला कि 11 अप्रैल को आखिरी बार अश्विनी अपने ऑफिस में देखी गई थी। उसके बाद टाइम से ड्यूटी खत्म होने के बाद चली गई थी। अब आखिर वो कहाँ जा सकती थी? जिन जिन रास्तों से होकर ये जाती थी वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किए जाने लगे। अश्विनी की लास्ट लोकेशन, मोबाइल CDR भी निकाला जाता है। अश्विनी बिद्रे के बारे में थोड़ा और बात करें तो इनके पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। अश्विनी बचपन से पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी। इनको भी आर्मी में या पुलिस में जाकर देश की सेवा करनी थी। ये शुरुआती पढ़ाई लिखाई अपने गांव में ही करती हैं, फिर आगे की पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर पर चली गईं, जो कि कोल्हापुर में था। मामा भी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर थे। साल 2000 से अश्विनी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देती हैं। इसी बीच 2005 में घर वालों ने इनकी शादी करा दी राजू गोरे से। पति भी काफी सपोर्टिव थे। अश्विनी का सपना था पुलिस अफसर बनना, जिसमें पति पूरी मदद कर रहे थे। 2006 में एग्जाम देकर अश्विनी MPSC क्लियर कर लेती हैं। इसी बीच इनकी एक बेटी भी पैदा हुई। पति राजू गोरे घर और बच्ची दोनों को संभालते हैं। अश्विनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती। सिलेक्ट होने के बाद अश्विनी नासिक चली जाती हैं पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए। 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें पुणे में सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग मिलती है। अब यहाँ से अश्विनी के पुलिस करियर की शुरुआत हुई। आगे इनका ट्रांसफर सांगली के पुलिस मुख्यालय में हो जाता है। फिर ये सांगली के क्राइम ब्रांच में बतौर असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हो गई। ऐसे ही इनका अलग अलग जगह पर ट्रांसफर होता रहता था। जब ये लापता हुई तब इनकी तैनाती ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिस में API थी। इधर करंट टाइम की बात करें तो ACP संगीता और इनकी टीम पूरी ईमानदारी से अश्विनी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। जिन जिन लोगों को अश्विनी ने टेक्स्ट मैसेज किया था उनसे पूछताछ किया गया। इसमें DCP के साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी थे। DCP ने बताया कि अश्विनी का विपासना कैंप जाने का टेक्स्ट आया था 14 अप्रैल को। अश्विनी के CDR में 200 से अधिक लोगों के नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में पाए जाते हैं। इसमें इनके परिवार के लोग, डिपार्टमेंट के लोग, जानने वाले थे। अश्विनी की बार बार एक नंबर पर बातचीत होते दिख रही थी। वो डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे, अभय कुरुंदकर। 10-11 अप्रैल के आसपास अश्विनी ने इनको भी टेक्स्ट किया था कि मेडिटेशन कैंप जाने वाली हैं। अब एक ऑफिसर का दूसरे ऑफिसर से बात करना कोई अजीब चीज नहीं है। अभय भी बताते हैं कि सांगली क्राइम ब्रांच में जब अश्विनी API थी तब ये भी वहां पर उसके सीनियर थे। इनके अंडर में वो काम करती थी। वहीं पर इनकी दोस्ती होती है। दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। इन दिनों अभय थाने रूरल पुलिस में सिक्योरिटी ब्रांच में इंस्पेक्टर थे। पुलिस को अश्विनी की लास्ट लोकेशन मिली मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट के पास भयंदर ईस्ट इलाके में। अब आखिर अश्विनी वहां पर क्या करने जाएगी? CCTV की जांच करने के दौरान सामने आया कि अश्विनी 11 अप्रैल की शाम ड्यूटी के बाद थाने रेलवे स्टेशन की तरफ गई थी। वहां पर वो एक लाल रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी में बैठती है। वैसे उस दौरान उस तरह की गाड़ी अभय कुरुंदकर ड्राइव किया करते थे। वैसे अभय कुरुंदकर रहा करते थे मीरा रोड भयंदर ईस्ट इंद्रलोक के मुकुंद प्लाजा फ्लैट नंबर 401 में। इसी एरिया में अश्विनी की लास्ट लोकेशन दिखाई दी थी। जब अभय की लोकेशन निकाली गई तो उनकी भी सेम जगह पर दिखती है। क्या ड्यूटी पूरी होने के बाद अभय और अश्विनी साथ साथ मुकुंद प्लाजा गए थे? अब आखिर इनके बीच रिश्ता क्या है? ये कोई आम दोस्ती तो नहीं लग रहा था। ACP संगीता अपनी टीम को लेकर आस्था के कलम्बोली वाले फ्लैट में पहुंचती है। लैंडलॉर्ड से डुप्लीकेट चाबी लेकर दरवाजा खोला गया। वहां पर पूरी तलाशी ली जाती है। इस घर में अश्विनी के सभी सामान, कपड़े वगैरह सब कुछ मौजूद थे। फिर वो कहाँ जा सकती है? अगर कहीं जाना भी होता तो अपने जरूरी सामान लेकर जाती, लेकिन सब कुछ तो यहीं पर थे। पुलिस को घर के अंदर से एक लैपटॉप मिला, कुछ विपासना कार्ड्स मिले। इसके अलावा एक टेडी बियर भी मिलता है जिसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। पुलिस सारी चीजों को जब्त करके लैब भिजवा देती है। जिन जगहों के कार्ड्स मिले थे वहां पर कॉल करके पता किया जाता है कि अश्विनी वहां पर गई है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। लैपटॉप के अंदर से और टेडी बियर के हिडन कैमरा के SD कार्ड से पुलिस को बहुत सारी हैरान करने वाली चीजें मिलती हैं। पहले तो लैपटॉप से ढेर सारे फोटोज और वीडियोस मिले। ये अभय और अश्विनी के थे। इसमें दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे थे। हिडन कैमरा के SD कार्ड से कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। इसमें अभय और अश्विनी के बीच मारपीट होते हुए दिखाई दे रहा था। अभय हाथ उठा रहा था और अश्विनी बचने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ मारपीट। आखिर माजरा क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अभय से सारे फोटोज और वीडियोस दिखाकर पूछा। अब ये मानते हैं कि इनका अश्विनी के साथ दोस्ती से ज्यादा रिश्ता था। ये बस इज्जत बचाने के लिए बता नहीं रहे थे। मगर वो कहां पर गायब हो गई इसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं। अश्विनी के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड में फरवरी से अप्रैल तक 321 बार अभय से बातचीत करने का रिकॉर्ड मिला, जबकि अश्विनी का अपने पति राजू से बस केवल 8 बार कॉल पर बात हुआ था। वो भी पति खुद किया करते थे।
अभय कुरुंदकर मूल रूप से सतारा डिस्ट्रिक्ट के करट गांव के रहने वाले थे। बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर में एक माँ, भाई और एक बहन थे। पालन पोषण के लिए माँ अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर अपनी बहन के घर कोल्हापुर के आजरा आ गई। यहाँ मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं। बच्चे भी काफी मेहनती थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों भाई को पुलिस की नौकरी मिल गई। अभय के बड़े बड़े सपने थे। इन्होंने अपने पुश्तैनी गांव वापस जाने की सोची। जब ये गए तो पता चला कि इनके रिश्तेदारों ने और दयादों ने इनकी सारी जमीनें और घर वगैरह कब्जा कर लिए हैं, अपने नाम करा लिए हैं। इससे इन्हें काफी दुख पहुंचता है। अब इन्हें पैसे और पावर की अहमियत पता चली। अब इन्हें भी अमीर और पावरफुल बनना है। इसके बाद ये अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू करते हैं। पुलिस के बड़े ऑफिसर्स से, पॉलिटिशियंस से दोस्ती करने लगे, कनेक्शंस बनाने लगे। इसी बीच इनकी एक पावरफुल पॉलिटिकल लीडर के भांजे से भी दोस्ती हो गई, जिसका नाम था राजेश पाटिल। कथित तौर पर राजेश पाटिल बीजेपी नेता एकनाथ खड़से के भांजे थे। अभय ने पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ को ढाल बनाकर गैर कानूनी काम करने शुरू कर दिए। राजनेताओं से बात करके ये अपना ट्रांसफर वहां पर कराते जहां कमाई ज्यादा होती। बहुत कम समय में ही ये काफी पावरफुल बन गए। खुद के पुश्तैनी गांव में इन्होंने 6 बिस्से की जमीन खरीदी, वहां पर अच्छा खासा घर बनवाया और परिवार को शिफ्ट किया। इन्होंने आजरा के अंबोली गांव में भी 7 एकड़ की जमीन लेकर फार्म हाउस बनवाया। मई 2006 में इनका ट्रांसफर कमिश्नर ऑफिस के नियंत्रण कक्ष में होता है, मगर वहां पर जाना इन्हें पसंद नहीं था। इसलिए इन्होंने पॉलिटिशियन से बात करके 1 महीने के अंदर ही अपना ट्रांसफर करा लिया। आगे 2 जून 2010 में ये अपना ट्रांसफर सांगली के लोकल क्राइम ब्रांच में कराते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर। इसी जगह पर 2012 में अभय की मुलाकात अश्विनी से होती है। वो इनकी जूनियर थी। पहली नजर में ही अभय को अश्विनी से प्यार हो जाता है। वैसे अभय की शादी हो चुकी थी, बाल बच्चों वाले हो गए थे, फिर भी इनकी नजर एक बच्ची की मां अश्विनी पर पड़ती है। अश्विनी अकेले ही वहां पर रूम लेकर रहती थी। डेली इसका घर से ऑफिस आना जाना होता था। घर भी थोड़ी दूर पर था, सफर करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इन्होंने अश्विनी का दिल जीतने के लिए क्राइम ब्रांच के करीब यशवंत नगर में किसी राजनीतिक आदमी से बात करके एक किराए का घर उन्हें दिलवा दिया। खुद भी ये पास में ही किराए पर रहने लगते हैं। इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक सरकारी गाड़ी भी मिली हुई थी, मगर ये अपनी खुद की वॉक्सवैगन कार से ऑफिस जाते थे। साथ में अश्विनी को भी अपनी कार में लेकर जाते हैं। चूंकि अश्विनी अपने घर परिवार से दूर एक अनजान शहर में थी, यहाँ पर एक दोस्त मिल गया। ऐसे करके ये भी अभय के करीब जाने लगी। इन्हीं सब चीजों में धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। दोनों रिश्ते में आ चुके थे। अभी तक ना ही अश्विनी के घर वालों को कुछ पता था और ना ही अभय के घर वालों को। 2014 में एक दिन अश्विनी अपने पति को कॉल करके सब कुछ बताती है। अश्विनी ने अपने पति राजू को एक स्टैम्प पेपर भी दिखाया, जिसमें लिखा था अभय ने अश्विनी को एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर इससे शादी करेगा। इस चीज से अश्विनी के ससुराल और मायके दोनों ही घरों में बहुत बड़ा झटका लगा। इतनी समझदार होकर भी ऐसा कैसे कर सकती है? अपने परिवार को क्यों छोड़ रही है? समाज में भी बदनामी होगी। लोगों ने इसे बहुत समझाया, मगर ये मानती नहीं है। इसके बाद ये खुलकर अभय से मिलने लगी। कभी ये उसके फ्लैट में जाकर रहती थी तो कभी वो इसके फ्लैट में आता। अश्विनी ने तो अपने परिवार को बता दिए थे, लेकिन अभय ने अभी तक बताया नहीं था। इधर जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कलम्बोली के रोडपाली एरिया में, जहां पर अश्विनी करंट टाइम में थी, वहां के वॉचमैन से पूछा तो वो भी बताते हैं कि मैडम के घर पर साहब यानी अभय आते रहते थे और अगले दिन जाते हैं। 2012 में जब अभय कुरुंदकर सांगली के एलसीबी में थे, यानी लोकल क्राइम ब्रांच, उस दौरान वहां के एसपी ने अभय के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करके डीजीपी को भेजी थी। इन्होंने बताया कि अभय को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन 2014 के स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को भेज रहे हैं। अभय अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के अलावा मनी, पावर और हाई पॉलिटिकल कनेक्शंस के लिए भी कुख्यात हो गए थे। जो भी इन्फॉर्मेशन अभय पॉलिटिकल पार्टी को भेजते थे, एक ऑफिसर के अनुसार अगर वो पब्लिक हो जाता तो उस समय की सरकार गिर जाती। लेकिन अभय ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके केस को दबा दिया। एक बार इनका कहीं पर ट्रांसफर होने वाला था, मगर ये नहीं चाहते थे। उस दौरान ये कथित तौर पर होम मिनिस्टर से जाकर मिलते हैं और एक रात में ही ट्रांसफर को रुकवा दिया। इधर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर संगीता अल्फांसो अभय के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर रहे थे। उन पर शक होने लगा था। अभय के सीडीआर में राजेश पाटिल का भी नाम आता है, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर के भांजे थे। इनकी भी लोकेशन मीरा रोड के पास अभय के फ्लैट के पास दिखाई दी थी। 11 अप्रैल की रात 10:17 से 11:28 के बीच करीब 8 बार अभय ने राजेश को कॉल किया था। फिर 12:16 से 12:28 के बीच 2 बार कॉल किया। राजेश पाटिल जलगांव के तलवेल के रहने वाले थे। ये एक होटल चलाते थे, बिजनेसमैन थे। उसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता भी थे। बीच में कई बार अभय के द्वारा केस रोकने की भी कोशिश की गई थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया था, केस से हटा दिया गया था। जिसके बाद 16 सितंबर 2016 को अश्विनी के भाई और पति नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जाकर मिलते हैं। यहाँ कमिश्नर कुछ करने के बजाय उल्टा पति और भाई से कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है, संभल कर रहना। 8 अक्टूबर 2016 को अश्विनी के परिजनों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि पुलिस ढंग से एक्शन नहीं ले रही है। अभय चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट में है तो सभी उसको बचाने में लगे हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट तक परिजन गए थे। 1 जनवरी 2017 को कोर्ट पुलिस को फटकार लगाती है कि ठीक से कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर भी पुलिस ढंग से एक्शन नहीं ले रही थी। एसीपी संगीता को भी केस से हटा दिया गया था, इसलिए दिक्कत और भी बढ़ गई थी।
अब धीरे धीरे अश्विनी के परिजन मीडिया से बात करते हैं। सुर्खियों में आने लगा कि पुलिस महकमे से एक महिला अफसर लापता हो गई है और कोई कुछ कर नहीं रहा है। 31 जनवरी 2017 को अश्विनी के भाई ने अभय के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। अब अभय कोर्ट पहुंच जाता है। इसने कहा कि इसको झूठा फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। इन सब चीजों से मामले में रुकावट भी आता है। कई महीनों तक केस की कार्रवाई थम गई थी। पुलिस के सामने अश्विनी और अभय की कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मारपीट की फुटेज थी, अनैतिक तस्वीरें थीं। अश्विनी द्वारा लिखे गए कुछ लेटर्स भी थे जिसमें अगर इसे कुछ होता है तो अभय जिम्मेदार होगा। सारी चीजें थीं, फिर भी अभय के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इस केस के चलते महाराष्ट्र पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी भी होती है। अश्विनी के परिजनों की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर वकील थे प्रदीप घरत, इन्होंने डीजीपी सुबोध जायसवाल को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट किया कि केस क्राइम ब्रांच और कलम्बोली पुलिस से लेकर एसीपी संगीता अल्फोंसो को ट्रांसफर किया जाए। इस समय संगीता कास्ट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में डीवाईएसपी थी। परिजनों के काफी भागदौड़ करने के बाद, काफी मशक्कत करने के बाद 7 दिसंबर 2017 को अभय कुरुंदकर को अरेस्ट किया जाता है। इसके बाद राजेश पाटिल भी अरेस्ट हुआ। यह अक्यूज नंबर 2 था। अभय के कॉल डिटेल्स के आधार पर इसके एक ड्राइवर कुंदन भंडारी को भी 20 फरवरी 2018 को अरेस्ट किया गया। 1 मार्च 2018 को अभय का एक बचपन का दोस्त भी अरेस्ट होता है। वो पुणे का रहने वाला था और बैंक में काम करता था, महेश फलनीकर। अब तक इस केस में टोटल 4 लोग अरेस्ट हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी कोई गुनाह स्वीकार नहीं किया था। जब पुलिस ने महेश को उठाया और पूछताछ की तो ये टूट जाता है। इसने बताया कि अश्विनी का कत्ल हो चुका है। 11 अप्रैल की रात में अभय ने मुकुंद प्लाजा के 401 फ्लैट में बैट से अश्विनी का पीट कर कत्ल कर दिया। फिर वुड कटर से उसके 4-5 पीसेस करके मुंबई वर्सोवा ब्रिज से समुद्र में फेंक दिया। दोस्त महेश के अनुसार कत्ल के बाद अभय ने 100 के टुकड़ों को पैक करके अपने फ्रिज में भी रखे थे। उस रात इसने अपने राजनीतिक दोस्त राजेश पाटिल को कॉल करके बुलाया। अपने ड्राइवर को भी बुलाता है। उनकी मदद से ही सारा कांड हुआ था। हालांकि राजेश का कहना है कि उस रात अभय के बिल्डिंग में गया तो था, मगर पार्किंग में ही उससे मिला था, उसके फ्लैट में नहीं गया था। कुछ देर मिलने के बाद वहां से चला गया था। 12 अप्रैल की सुबह अभय अपने बचपन के दोस्त को कॉल करता है, महेश फलनीकर। उसको सारी घटना के बारे में बताया, सारा कुछ कन्फेस किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, कत्ल कर दिया है, टुकड़े किए हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ है। फिर महेश भी अभय की मदद करने के लिए टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर पर पहुंचा। कत्ल से करीब 6 दिन पहले अभय ने किसी कांस्टेबल से कहकर वो वुड कटर मशीन मंगाई थी। एक दुकान से अभय ने 25-25 किलो के वेट्स भी खरीदे थे, जिसमें टुकड़ों को बांधकर 12 अप्रैल को समुद्र में फेंका था। भार की वजह से वो टुकड़े तल में जाकर बैठ जाएं, ऊपर तैरे ना। ये बयान सुनकर एसीपी संगीता हैरान रह जाती है। ये अपनी टीम को लेकर शॉट ढूंढने के लिए उस जगह पर भी गईं। शॉट ठिकाने लगाने के दौरान कुछ मछुआरों ने अभय को देखा भी था। उन्होंने पूछा भी कि आप कौन हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभय बताता है कि ये पुलिस वाला है। एक पुलिस कांस्टेबल की वाइफ ने यहाँ से छलांग लगाकर अपने जीवन समाप्त कर लिया। उसी के शव को ढूंढने आए हैं। यानी वो मछुआरे गवाह थे कि अभय उस जगह पर गए थे और कई बार गए थे। कत्ल का पता चलने के बाद पुलिस ने चारों के ऊपर आईपीसी की धारा 302, 201, 323, 364, 497, 504, 506, 2 और 34 लगाई। बड़े पैमाने पर वर्सोवा ब्रिज के नीचे और वसई क्रीक के पास छानबीन शुरू हुई। नेवी ऑफिसर्स भी आते हैं। सभी लोगों ने ढूंढना शुरू किया। इधर फॉरेंसिक टीम अभय के फ्लैट में जाती है, वहां से सैंपल्स इकट्ठा करने। फ्रिज को भी लैब भेजा गया। अब ये सवाल था कि आखिर अभय ने अश्विनी का कत्ल क्यों किया। 2012 में दोनों एक दूसरे से मिले थे, करीब आए थे, बात शादी तक भी पहुंच गई थी। अश्विनी शादी का दबाव देने लगी, लेकिन धीरे धीरे अभय शादी को टालने लगा, चिढ़ने लगा। ये धमकी देता है कि दोबारा इसके बारे में बात किया तो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको और तुम्हारे परिवार को गायब कर देगा। अब अश्विनी भी समझ गई थी कि अभय बस इसका फायदा उठाने के लिए इसके करीब आया था और कुछ नहीं था, बस इसके लिए ही गर्लफ्रेंड बनाया था। 2013 में अश्विनी का रत्नागिरी ट्रांसफर हो जाता है। अभय का भी नौघर थाने में ट्रांसफर हो गया। दोनों अलग अलग हो गए, मगर दोनों का साथ नहीं छूटता है। कॉल पर बात करते थे। मौका मिलने पर अभय मिलने भी जाता था। शादी की बातें टालने के बाद अश्विनी इससे परेशान होने लगी। अब इससे दूरी बनाना चाहती थी, मगर अभय ऐसा नहीं चाहता था। यह इसके पीछे पड़ा हुआ था। आगे अश्विनी ने खुद को बचाने के लिए एविडेंस जुटाने शुरू किए। अपने कॉल्स को रिकॉर्ड करने लगी। दोनों की सारी आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस अपने लैपटॉप में ट्रांसफर करती है। घर में हिडन कैमरा लगाया, क्योंकि अभय अब इस पर हाथ भी उठाने लगा था। 2016 के आसपास अश्विनी ने अपना ट्रांसफर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफिस में करा लिया था। अभय के अनुसार अश्विनी तब भी शादी का दबाव दे रही थी। इसका जो 7 एकड़ का फार्म हाउस था उसको भी अपने नाम कराने का दबाव दे रही थी। पुलिस की थ्योरी में है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से अभय ने अश्विनी के कत्ल की साजिश रची। चूंकि ये पुलिस में था और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स भी अच्छी थी, ये सब कुछ जानता था, इसीलिए इसने सब कुछ अच्छे से प्लान किया था। यहाँ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में उस फ्रिज से कुछ भी नहीं मिला, कोई ब्लड ट्रेस नहीं था। अभय के बचपन के दोस्त महेश के अनुसार अभय ने कत्ल के बाद फ्लैट की रंगाई पोताई भी कराई थी ताकि ब्लड के ट्रेसेस छिप जाएं। लेकिन फॉरेंसिक टीम को घर के अंदर की दीवार से कुछ काले रंग के धब्बे मिले, जैसे लगा कि वो ब्लड ट्रेस है। एक टॉवल भी मिला जिस पर रक्त के धब्बे थे। सारी चीजों की लैब में जांच की जाती है। दीवार का वो काला धब्बा कोई ब्लड का ट्रेस नहीं था। टॉवल पर जो रक्त के धब्बे मिले थे वो अभय के थे, ना कि अश्विनी के।
अश्विनी का मोबाइल फोन 11 अप्रैल की रात 8 बजे तक मुकुंद प्लाजा के पास एक्टिव रहता है, फिर स्विच ऑफ हो गया। बीच में कुछ देर के लिए ऑन भी होता है, लेकिन फिर ऑफ हो गया। 12 अप्रैल को शव ठिकाने लगाया गया। इसके बाद अभय 13 अप्रैल को अश्विनी का फोन ऑन करता है। उसके रिश्तेदारों को टेक्स्ट मैसेज करता है कि विपासना कैंप जा रही है। 14 अप्रैल को डिपार्टमेंट के लोगों को मैसेज किया। एक और चीज सामने आई कि अश्विनी यू वर्ड को शॉर्ट में यू लेटर से लिखती थी, लेकिन उस समय जो मैसेजेस भेजे गए थे उसमें यू वर्ड की जगह पर वाई लेटर था। ये स्टाइल अभय का था। अश्विनी यू वर्ड को यू लेटर से लिखती थी और अभय वाई लेटर से। इससे यह साबित होता है कि सारे मैसेजेस अभय ने किए थे। फिर 15 अप्रैल के बाद से फोन स्विच ऑफ हो गया। वैसे अश्विनी अपने माता पिता से मिलने के लिए जाने वाली थी। इसका 18 अप्रैल को परिवार के साथ बाहर जाकर डिनर करने का भी प्लान था, लेकिन इसी बीच इसको अभय की तरफ से कॉल आता है कि मिलना चाहता है, शादी को लेकर कुछ बात करनी है। जिस कारण ये ड्यूटी के बाद थाने रेलवे स्टेशन गई। वहां से अभय की वॉक्सवैगन कार में बैठकर उसके फ्लैट में गई। कई बार बड़े पैमाने पर पुलिस की टीम्स ने समुद्र में शव को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी टुकड़ा नहीं मिलता है। कत्ल में यूज किया गया वेपन भी नहीं मिला। पुलिस के पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अभय ने भी क्राइम स्वीकार नहीं किया। 30 नवंबर 2018 से ये केस अलीबाग सेशन कोर्ट में शुरू होता है, फिर नए बने पनवेल कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। अभी 2024 तक ट्रायल को 6 से 7 साल हो चुके हैं। इस बीच करीब 85 विटनेसेस ने गवाही दी कोर्ट में। आज तक अश्विनी का शव नहीं मिला। महीनों तक अथॉरिटीज ने ढूंढने का प्रयास किया था। उस कांस्टेबल ने भी गवाही दी जिसने कटर मशीन खरीदा था कि 6 अप्रैल 2016 को इनके बड़े अफसर अभय ने ही कहा था। उस दुकान का भी पता चल गया जहां से अभय ने 25-25 किलो के वेट्स खरीदे थे। लेकिन सारा कांड अभय नहीं किया है ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई गवाह नहीं है। कत्ल होते हुए किसी ने भी देखा नहीं था। इसके घर से भी कोई ब्लड सैंपल नहीं मिला अश्विनी का। पुलिस की बस थ्योरीज हैं। नवंबर 2024 के आखिरी महीने तक इस केस का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। फैसला आना बाकी है। जैसे ही फैसला आएगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।